हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देख रहे हैं ज्योग्राफी की एनसीईआरटी। और हमने लास्ट टाइम देखा था क्लास 8 का चैप्टर 3 शक्ति और संसाधन, जो हमने आधा पढ़ा था फ्रेंड्स। तो उसको आधा हम आज देखेंगे। तो क्या होता है ना, ये हाफ हाफ करने में काफ़ी टाइम लगता है। मैं कोशिश करूँगी कि अब एक वीडियो में ही एक चैप्टर पूरा हो जाए, लेकिन उसका टाइमिंग ज़्यादा होगा बस। तो अब इसमें आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ा था जल विद्युत लाभ और हानि। इसके बाद देखते हैं। तो देखिए, पौधों और जानवरों के अवशेष जो लाखों वर्षों तक धरती के अंदर दबे रहते हैं, ताप और दाब के प्रभाव से जीवाश्मी ईंधनों में परिवर्तित हो गए हैं। देखिए क्या होता है ना, आपने देखा होगा गाड़ी में पेट्रोल डलता है ना, कोयला भी ज़रूरी होता है फ्यूल के लिए। तो ये बना कैसे, ये आपको पता है? क्या होता है ना, जो पौधे और जानवर जो लाखों साल पहले थे, जब वो धरती के अंदर दब गए और जब उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में, वो क्या है, जीवाश्मी ईंधन में बदल गए। ठीक है, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं इसको। जीवाश्मी ईंधन फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। इन खनिजों के भंडार सीमित हैं, लेकिन ये क्या है, ये सीमित भंडार एक एक टाइम पर ये खत्म हो जाएंगे। विश्व की बढ़ती जनसंख्या जिस दर से इनका उपयोग कर रही है, वह इसके निर्माण की दर से कहीं अधिक है, इसलिए ये शीघ्र ही समाप्त होने वाले हैं। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि जो कितने बड़े लेवल पे ये सब यूज़ हो रहा है, कोयला, पेट्रोल, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं, आप सब देख रहे होंगे। तो क्या है, ये लंबे टाइम तक नहीं रहेंगे, कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएंगे जिस गति से इनको यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए, उत्तर पूर्व भारत में ईंधन ले जाती महिला का चित्र दिया हुआ है। अब देखेंगे कोयला, ये बहुतायत में पाए जाने वाला जीवाश्मी ईंधन है। ये बता रहे हैं कि कोयला बहुत बड़े लेवल पर पाया जाता है। इसका उपयोग घरेलू ईंधन उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, वाष्प इंजनों और विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। तो कोयले का यूज़, कोई भी चीज़ बनानी हो तो फ्यूल के रूप में कोयला यूज़ होता है। ठीक है, घरेलू ईंधन में, ये बता रहे हैं इंडस्ट्री में, जो आयरन इंडस्ट्री होती है, ठीक है, वाष्प इंजनों में, इंजन्स में, तो इन सब में विद्युत या फिर लाइट बनाने में कोयला यूज़ होता है। कोयले से प्राप्त विद्युत को तापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, कोयले से हमें जो ऊर्जा, जो लाइट प्राप्त होती है, उसको कहते हैं तापीय ऊर्जा। कोयला जिसका हम आज उपयोग कर रहे हैं, वह लाखों वर्ष पूर्व विशाल फर्न और दलदल के पृथ्वी की परतों में दबने से बना। ये बता रहे हैं कि जो कोयला हम यूज़ कर रहे हैं, वो आया कहाँ से। तो ये भी यही बात है कि वो लाखों वर्ष पहले जो मतलब दलदल और फर्न, मतलब अ, दबे हुए थे, एक घास टाइप का समझ लीजिए, ठीक है, पृथ्वी के अंदर परतों के रूप में दब गए, तो उससे बना है कोयला। इसलिए अंतर्हित धूप के रूप में जाना जाता है। अब देखिए, विश्व में अग्रणी कोयला उत्पादक देशों में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, रूस, दक्षिण अफ्रीका और फ्रांस है। ठीक है, कौन से देश हैं वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं कोयले का? ठीक है, कोयले के सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। तो चीन है पहले नंबर पे, सबसे ज़्यादा करता है। फिर यूएसए आता है, जर्मनी, रूस। अब ये आगे पीछे भी होते रहते हैं, तो इनको अपडेट करना होता है। भारत के कोयला उत्पादक क्षेत्र रानीगंज पश्चिम बंगाल में तथा झरिया धनबाद और बोकारो झारखंड में है। तो भारत में कहाँ कहाँ कोयला होता है, ये आपको याद रखना है। देखिए, रानीगंज वेस्ट बंगाल में, रानीगंज में, और झारखंड में झरिया, धनबाद और बोकारो में कोयला होता है। अब पेट्रोलियम, पेट्रोलियम जिससे आपकी कार चलती है, और तेल जो आपकी साइकिल को चरमराने से रोकता है, दोनों की शुरुआत गाढ़े काले द्रव से होती है। देखिए, पेट्रोल आपको पता है, आप सबने देखा होगा कि हमारी गाड़ियों में डलता है। चित्र दिया हुआ है अपरिष्कृत पेट्रोल का। ठीक है, तो या फिर कुछ साइकिल का कोई ऐसे मान लीजिए कोई नट बोल्ट है, कुछ है, तो उसको उस पर भी डालते हैं ताकि वो स्मूथली चले, है ना। तो पेट्रोल कैसा होता है, गाढ़ा और काले द्रव जैसा होता है, जिसे पेट्रोलियम कहते हैं। ये शैलों की परतों के मध्य पाया जाता है। ये कहाँ मिला, जो शैलें होती है उनके मध्य में जो परतें होती है, वहाँ पर। इनका वेधन तटीय या तटीय क्षेत्रों में स्थित तेल क्षेत्रों से किया जाता है। ये कहाँ से निकाल जाता है, अपतटीय मतलब तट के पास, और तटीय क्षेत्रों से। तदुपरांत इसे परिष्करणशाला भेजा जाता है। ठीक है, फिर इसको क्या करते हैं, जो परिष्करणशाला होती है वहाँ पर भेज देते हैं। तो देखिए कि बता रहे हैं यहाँ पे कि जो पेट्रोल है, उसकी ड्रिलिंग कहाँ, वेधन कहाँ से किया जाता है, इसे ऑफशोर या फिर जो कोस्टल एरिया है वहाँ से करते हैं फ्रेंड्स। फिर इनको परिष्करणशाला यानी रिफाइनरीज भेज देते हैं। ठीक है, फिर वहाँ पे वो रिफाइन होता है, और जहाँ अपरिष्कृत पेट्रोलियम के प्रकरण से विभिन्न तरह के उत्पाद जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक, स्नेहक, ये सब लुब्रिकेंट, ये सब बनाए जाते हैं। कई सारी चीज़ पेट्रोल से बनती है। पेट्रोलियम और इसके बने उत्पादों को काला सोना, ब्लैक गोल्ड कहते हैं। ठीक है, पेट्रोलियम से जो भी उत्पाद बनते हैं उन्हें हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है, क्योंकि इनकी जो वैल्यू है बहुत ज़्यादा है।
पेट्रोलियम के मुख्य उत्पादक देश, अब देखिए कहाँ कहाँ कौन से देशों में सबसे ज़्यादा होता है पेट्रोलियम, तो देखिए ईरान फर्स्ट नंबर पे, इराक, मैंने आपको बताया ये चेंज भी आगे पीछे भी होते रहते हैं तो ध्यान रखिएगा, सऊदी अरब और कतर है। अन्य मुख्य उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वेनेजुएला, अल्जीरिया है। भारत की मुख्य उत्पादक क्षेत्र भारत में कहाँ होता है, ये याद रखना है, भारत में कहाँ होता है, असम में डिगबोई, ठीक है याद रखिएगा, असम में डिगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई, कृष्णा और गोदावरी नदियों के डेल्टा, क्वेश्चन आ चुका है इससे। यहाँ पर मैंने आपको बताया अंतरिक्ष धूप मतलब ब्यूरिड सनशाइन इसका मतलब था, ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी मतलब मूल्यवान है, ठीक है, इसको थर्मल पावर कोयला को कहते हैं, मैंने आपको बताया। अब पेट्रोलियम शब्द लैटिन शब्दों पेट्रा अर्थ शैल, ओलियम अर्थात तेल से लिया गया है, ठीक है। पेट्रोलियम का दो अर्थ है, पेट्रा मतलब शैल, ओलियम मतलब तेल, शैल में जो तेल होता है, इसलिए पेट्रोलियम का अर्थ शैल तेल है। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक गैस, नेचुरल गैस। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। देखिए जहाँ पेट्रोलियम मिलता है वहीं पर ही नेचुरल गैस होती है और तब निर्मुक्त होती है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है। जब देखिए जो हमारा तेल होता है उसको जब लाते हैं ऊपर तो क्या होता है, इसके साथ नेचुरल गैस निकलती है। इसका प्रयोग घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में किया जाता है। आपको पता है नेचुरल गैस का भी काफ़ी यूज़ होता है फ्यूल में। रूस, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादक हैं। कौन से देश सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं, रूस, नॉर्वे और यूके, याद रखिएगा। भारत में कहाँ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है याद रखिएगा। त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है, जैसलमेर और त्रिपुरा याद रखिएगा, यहाँ पे भी हैं। और पेट्रोलियम से आपको याद रहेगा कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई के कुछ अपतटीय क्षेत्रों में। विश्व के बहुत कम देशों के पास प्राकृतिक गैस के अपने पर्याप्त भंडार हैं, बहुत कम देशों के पास है, ठीक है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस कंप्रेस नेचुरल गैस एक प्रचलित पर्यावरण हितैषी ऑटोमोबाइल ईंधन है, क्योंकि ये पेट्रोलियम डीजल की तुलना में बहुत कम प्रदूषण करती है। तो देखिए जो सीएनजी है वो पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में कम प्रदूषण करती है, ये याद रखिएगा। हमारे द्वारा जीवाश्मी ईंधनों के उपभोग की तीव्र वृद्धि से चिंताजनक दर से इन्हें समाप्ति तक पहुंचा दिया है, ठीक है। हम बहुत ज़्यादा इनका यूज़ कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, अब ये खत्म होने के उस पर आ गए हैं। इन ईंधनों के जलने से निकलने वाले विषैले प्रदूषक भी चिंता का विषय है। सिर्फ यही नहीं कि ये खत्म होने वाला है, इनको इतना ज़्यादा यूज़ करने से क्या है, पॉल्यूशन भी काफ़ी बढ़ रहा है। जीवाश्मी ईंधन का अनियंत्रित जलना अनियंत्रित टोटी के टपकने के समान है जो अंततः सूख जाती है, ठीक है। इससे हमारा ध्यान ऊर्जा के विभिन्न गैर परंपरागत स्रोतों के दोहन की ओर बढ़ाया, जो कि जीवाश्मी ईंधन के स्वच्छतर विकल्प हैं। अब देखिए ये फ्यूल तो खत्म हो जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए है ना आगे भी सब चीज़ें चलाने के लिए, तो अब किस पर फोकस जा रहा है, गैर परंपरागत स्रोत जो हैं, जैसे कि सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा, इन सब पे, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब पे ध्यान जा रहा है। अब देखिए जल विद्युत के बारे में बता रहे हैं। सलल जल विद्युत परियोजना जम्मू और कश्मीर, इसका एक चित्र दिया हुआ है। अब देखेंगे बांधों में वर्षा जल अथवा नदी जल ऊंचाई से गिरने के लिए संग्रहित किया जाता है, ठीक है। बांध बने होते हैं, डैम्स आपने देखे होंगे, ठीक है, खूब बड़े डैम बना देते हैं, वहाँ पर पानी रोक लेते हैं, ठीक है, ऊंचाई से गिरने के लिए, मतलब पानी ऊंचाई से वहाँ पर गिरेगा, संग्रहित करते हैं। बांध के अंदर से पाइप के द्वारा बहता जल बांध के नीचे टरबाइन के ऊपर गिरता है। तो क्या होता है, बांध के अंदर से जो पाइप होते हैं उससे बहते हुए जल कहाँ होता है, नीचे जो टरबाइन होते हैं उन पर गिरता है। घूमते हुए ब्लेड जनरेटर को विद्युत के लिए घुमाते हैं और ये जल विद्युत कहलाती है। तो जो ब्लेड होते हैं वो तेज से घूमते हैं और जनरेटर को मतलब लाइट के लिए, विद्युत के लिए घुमाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। विद्युत उत्पन्न करने के बाद जो जल बहता है उसका उपयोग कृषि में किया जाता है, और जो बाकी पानी जो बचा है उसको किस में यूज़ करते हैं, विद्युत उत्पन्न के बाद कृषि पे। विश्व की ऊर्जा का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से उत्पन्न होता है। अब देखिए टोटल एनर्जी का 1/4 हिस्सा जल विद्युत से ही उत्पन्न हो रहा है। विश्व के जल विद्युत के अग्रणी उत्पादक देश पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन है। अब देखिए कौन से देश इसमें आ गए हैं, पराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील और चीन। भारत में कुछ महत्वपूर्ण जल विद्युत के भाखड़ा नागल, गांधी सागर, नागार्जुन सागर तथा दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अब ये कहाँ कहाँ है, कौन सी रिवर पे है, ये आपको देखना है खुद से। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला जल विद्युत उत्पादन करने वाला देश नॉर्वे था। ओके, अब यहाँ पर देख सकते हैं कैसे हो रहा है ये। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जल पानी पूरा भरा हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारा ये डैम बना हुआ है, ये जनरेटर लगा हुआ है, यहाँ से पानी गिरेगा, ठीक है, टरबाइन चलेगा और हमारी ये टरबाइन चलेगा और यहाँ पर हमारी विद्युत बनेगी।
अब ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन से हैं? जीवाश्म ईंधन के बढ़ते उपयोग से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का अभाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा अनुमान किया जाता है कि यदि वर्तमान दर से इनका उपभोग लगातार होता रहा तो ईंधनों के भंडार समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त इनका उपयोग पर्यावरण प्रदूषण भी पैदा करता है। इसलिए गैर परंपरागत स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा जो कि नवीकरणीय है के उपयोग की आवश्यकता है। देखिए, जैसे कि पवन ऊर्जा हो गई, हवा तो कभी खत्म नहीं होगी, सौर ऊर्जा हो गई, वो कभी खत्म नहीं होगी। तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन को बोलते हैं। ठीक है, गैर परंपरागत स्रोत भी बोलते हैं ऊर्जा के। अब ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसे जो फॉसिल फ्यूल है हमारा जीवाश्म ईंधन, वो ख़त्म हो जाएगा एक समय के बाद, और ये बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी करता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती है इसको जलाने से, जिससे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। ये सब आपको मैंने खूब अच्छे से एनवायरनमेंट में समझा रखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। तो क्या होता है कि हम अब किस तरफ जा रहे हैं, गैर परंपरागत स्रोत की ओर जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं विश्व का प्रथम सौर और पवन चालित बस अड्डा स्कॉटलैंड में है? ठीक है, ये नॉलेज दी हुई है, इतना वो नहीं है हमारे। सौर ऊर्जा हम देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा हमारे द्वारा प्रतिदिन अनुभव की जा सकती है। सूर्य से प्राप्त सौर ऊर्जा सौर सेलों में विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्रयोग की जाती है। अब देखिए, जो हमारा सूरज है उससे कितनी आपको हीट फील होती होगी। ठीक है, तो क्या हम इससे मतलब इसको यूज़ कर सकते हैं? हाँ, तो सूर्य की जो ऊष्मा है मिलती है, प्रकाश मिलता है, उससे क्या है, हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। सूर्य से जो हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, वो सौर सेल जो होते हैं उनमें विद्युत उत्पन्न करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। इसमें कई सेलों को सौर पैनलों में तापन और प्रकाश के लिए शक्ति उत्पन्न करने के लिए जोड़ा जाता है। इसमें क्या करते हैं, जो सौर पैनल्स होते हैं उनमें कई सौर सेलों को जोड़ा जाता है। अ, धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग की प्रौद्योगिकी बहुत लाभदायक है। देखिए, अब देखिए, लेकिन ये है कि जो हमारी सोलर एनर्जी है वो वहीं हो सकती है जहाँ पर धूप ज़्यादा है। तो जैसे कि मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है कि हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ठीक है, 0 डिग्री मान लीजिए। तो इसके आसपास ज़्यादा सनलाइट प्राप्त होती है, क्योंकि जो हमारी सनलाइट है वो यहाँ डायरेक्ट पड़ जाती है। तो यहाँ पर हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इतनी डायरेक्ट नहीं मिलती है इस जगह पे, तो पोलर्स की साइड, तो वहाँ पर नहीं हो सकता है। तो ये बता रहे हैं कि धूप की प्रचुरता वाले उष्ण कटिबंधीय देशों के लिए सौर ऊर्जा मतलब का यूज़ ज़्यादा हो सकता है। सौर ऊर्जा उपयोग का सौर तापक, सौर कुकर, सोलर ड्रायर के साथ साथ समुदाय को रोशनी देने और यातायात संकेतों में भी होता है। तो अब बहुत चीज़ों में सोलर एनर्जी का यूज़ करने लगे हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई हैं, ये आपको देखनी है। पवन ऊर्जा लाभ और हानि। देखिए, पवन ऊर्जा के लाभ कौन सा है? एक तो ये प्रदूषण मुक्त है, इससे पॉल्यूशन नहीं होता। एक बार स्थापित हो जाने पर विद्युत उत्पादन की कम लागत, एक बार लगा दिया आपने, देखिए आपने देखा होगा इस तरीके से पवन ऊर्जा में वो लगे रहते हैं। ठीक है, तो अगर एक बार लगा दिया, ये चलते रहते हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इनसे एनर्जी बनती रहती है। तो क्या होता है कि एक बार लगाने के बाद दोबारा तो लगाने की तो कम लागत होती है, सुरक्षित और साफ़ है। हानि क्या होती है? ध्वनि प्रदूषण होता है, बहुत मतलब ध्वनि प्रदूषण भी हो जाता है, आवाज़ होती है। पवन चक्कियों को स्थापित करना महंगा है, इन्हें एक बार भी लगाना महंगा है। ठीक है, काफ़ी बड़ी बड़ी उसमें लगाना पड़ता है। रेडियो और दूरदर्शन के प्रसारण संकेतों में व्यवधान आता है, और बहुत सारे पक्षी इससे मर जाते हैं। ये तो पक्षियों के लिए हानिकारक है, जो ब्लेड्स होते हैं उसके। ठीक है, सौर ऊर्जा के लाभ है असमाप्य, देखिए कभी ख़त्म नहीं होगी, प्रदूषण मुक्त है। हानि है कि ये खर्चीली है, अभी क्या है, क्यों नहीं हम यूज़ कर रहे हैं ये वाले मतलब जो हमारे नवीकरणीय संसाधन हैं उनको क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये अभी मतलब इतनी सस्ती नहीं हो पाई है, इनको लगाना अभी बहुत महंगा है, तो ये खर्चीली है। स्रोतों के विस्तृत होने से ऊर्जा बर्बादी। ठीक है, ज्वारीय ऊर्जा के लाभ क्या है? प्रदूषण मुक्त है, असमाप है, प्रदूषण नहीं होता है और ख़त्म भी नहीं होगी। हानि क्या है? वन्य जीव आवास का नष्ट होना। अब देखिए, जहाँ पर ज्वारीय ऊर्जा है वहाँ पर मछली वगैरह वो सब भी तो होंगे ना, तो इससे क्या होता है, जो वन्य जीव होते हैं, ठीक है, वो उनका आवास नष्ट हो जाता है। दोहन में कठिन है, ज्वारीय ऊर्जा का यूज़ करना कठिन है थोड़ा। ठीक है, जो ज्वार आते हैं उस रिलेटेड है ये। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के बारे में पढ़ रहे हैं। परमाणु ऊर्जा का लाभ क्या है? बड़ी मात्रा में ऊर्जा। अब परमाणु ऊर्जा से बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी मिल सकती है, लेकिन क्या है, उसके बाद रेडियो एक्टिव पदार्थ निकलता है। ठीक है, वो काफ़ी हानिकारक होता है। तो रेडियो एक्टिव व्यर्थ को उत्पन्न करना खर्चीला और महंगी भी है। बायोगैस के लाभ क्या है? कम लागत है, ठीक है, उपयोग में आसान है, जैव व्यय का उपयोग और बायोगैस का उत्पादन। ठीक है,
हानि क्या है? हरित गैर प्रभाव का कारण, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को ये बढ़ाता है बायोगैस। भूतापीय ऊर्जा के लाभ क्या है? स्वच्छ है, पर्यावरण हितैषी है, हर समय उपलब्ध है। हानि है, शहर से बहुत दूर अवस्थित होने के कारण विद्युत वहन खर्चीला। अब हम देखेंगे पवन ऊर्जा, ठीक है, ऐसे सौर पैनल लगे होते हैं, आपने देखे होंगे सोलर एनर्जी के लिए। अब पवन ऊर्जा एक असमाप्त स्रोत है, ये कभी खत्म नहीं होगी। विंड एनर्जी, पवन, क्योंकि हवा तो चलती रहेगी। पवन चक्कियों का उपयोग अनाजों को पीसने और जल निकालने के लिए चिरकाल से चला आ रहा है, ठीक है। तो हम अनाज को पीसने के लिए और जल निकालने के लिए इसका यूज़ करते ही रहते हैं। वर्तमान पवन चक्कियों में तीव्र गति से चलती हवाएं पवन चक्की को घुमाती हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या है? हवा तेज़ होनी चाहिए, याद रखिए, तभी वो घूमती हैं, जो विद्युत उत्पादन करने के लिए जनरेटर से जुड़ी होती हैं। पवन चक्कियों के समूह से युक्त पवन फार्म तटीय क्षेत्रों और पवन घाटियों में जहाँ प्रबल और लगातार हवाएं चलती हैं वहाँ स्थित है। मैं आपको बताया, जब तेज हवा होगी वहाँ पर ये लग पाएंगे। पवन फार्म कहाँ पे? नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में पाए जाते हैं, जो पवन ऊर्जा उत्पादन में उल्लेखनीय है। तो ये कहाँ पर ज़्यादा लगाई गई है? देखिए, नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब याद रखिएगा। अब परमाणु ऊर्जा, आणविक ऊर्जा से कलपक्कम का चित्र दिया हुआ है। देखिए, परमाणु ऊर्जा प्राकृतिक तौर पर प्राप्त रेडियो सक्रिय पदार्थ जैसे यूरेनियम और थोरियम के परमाणुओं के केंद्रक में संग्रहित ऊर्जा से प्राप्त की जाती है। तो परमाणु ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है? जो हमें रेडियो सक्रिय पदार्थ होता है, जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम होगा, उससे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उनके जो परमाणु होते हैं, उनके केंद्र में जो संग्रहित ऊर्जा होती है, उससे हमें मिलती है। ये पदार्थ नाभिकीय रिएक्टरों में नाभिकीय विखंडन से गुजरते हैं। तो इन पदार्थों का क्या कराते हैं? नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन कराते हैं और उत्सर्जन ऊर्जा को प्राप्ति होती है। परमाणु ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादक संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप है। सबसे ज़्यादा कौन उत्पादन करता है? तो यूएसए और यूरोप। भारत में कहाँ होता है? राजस्थान और झारखंड के पास भारत में राजस्थान और झारखंड के पास यूरेनियम के विशाल निक्षेप हैं। पूछा जा सकता है कहाँ है यूरेनियम के निक्षेप? तो राजस्थान और झारखंड के पास। थोरियम विशाल मात्रा में केरल के मोनोजॉइट बालू में पाया जाता है। थोरियम जो है वो केरल की जो बालू है मोनोजॉइट, उसमें पाया जाता है। भारत में स्थित परमाणु ऊर्जा केंद्र तमिलनाडु, अब ये याद रखना है कहाँ पर परमाणु ऊर्जा केंद्र है, तो तमिलनाडु में कलपक्कम में, महाराष्ट्र में तारापुर में, राजस्थान के कोटा के निकट राणा प्रताप सागर और उत्तर प्रदेश में नरोरा, कर्नाटक में कैगा में ये है। ये फ्रेंड्स, इसको लिख लीजिए और अच्छे से याद रखिएगा। तमिलनाडु में कलपक्कम, ठीक है, महाराष्ट्र में तारापुर में, राजस्थान में कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में और उत्तर प्रदेश में नरोरा और कर्नाटक के कैसे याद रहेगा? कैगा। अब देखेंगे भूतापीय ऊर्जा। ताप ऊर्जा जो पृथ्वी से प्राप्त की जाती है भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के अंदर गहराई बढ़ने के साथ तापमान में लगातार वृद्धि होती जाती है। कभी कभी ये तापमान ऊर्जा भू सतह पर गर्म जल के झरनों के रूप में प्रकट हो सकती है। देखिए क्या होता है ना, धरती के नीचे क्या है? अब देखा गर्म लावा है, जो आपने देखा हो ज्वालामुखी से निकलता है, उससे पता है चलता है कि गर्म लावा है, ठीक है। तो क्या होता है कि पृथ्वी के अंदर जाने पे तापमान टेम्परेचर बढ़ता है और आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, गर्म झरना सा भी निकलता है पृथ्वी से, ठीक है। तो ये ताप ऊर्जा शक्ति उत्पादन करने में प्रयुक्त की जा सकती है। तो जो ये ऊर्जा है इसको हम किस यूज़ कर सकते हैं? एनर्जी बनाने में, ठीक है। वर्षों से अ, गर्म जल के स्रोतों के रूप में भूतापीय ऊर्जा खाना बनाने, ऊष्मा प्राप्त करने और नहाने के लिए प्रयोग लाई जाती है। तो इसको हम यूज़ करते आए हैं नहाने में, खाना बनाने में इस ऊर्जा का, ठीक है। यूएसए विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय ऊर्जा का संयंत्र है। यूएसए में सबसे ज़्यादा है। इसके बाद न्यूजीलैंड, आइसलैंड, फिलीपींस और मध्य अमेरिका आते हैं। भारत में भूतापीय ऊर्जा के संयंत्र हिमाचल प्रदेश में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है, ठीक है। कहाँ कहाँ? हिमाचल में मणिकरण और लद्दाख में पूगा घाटी में। अब ये चित्र भी दिया हुआ है, करण के में भूतापीय ऊर्जा की सहायता से भोजन पका रहे हैं। अब यहाँ पर एक ये दिया हुआ है कि कैसे काम करता है नाभिकीय विखंडन। तो आप देख सकते हैं ना, ये नाभिकीय विखंडन रिएक्टर लगा है, ठीक है। विखंडन द्वारा ऊर्जा, गर्म जल, आप देख सकते हैं भाप, इधर से टरबाइन लगे हुए हैं, जनरेटर है और विद्युत उत्पन्न हो रहा है। अब ये यहाँ पर दिया हुआ है भूतापीय ऊर्जा। तो आप देख सकते हैं कि प्राकृतिक दरार है घर पर हमारी, ठीक है। यहाँ से हमारा गर्म जल भाप निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर कुआं और जल, टरबाइन, जनरेटर और यहाँ से हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है। क्या आप जानते हैं विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन फ्रांस में बनाया गया? ज्वारीय ऊर्जा
ज्वार देखिए क्या होता है, जो समुद्र होता है उसमें ज्वार आते हैं, ज्वार से उत्पन्न ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। इस ऊर्जा का विदोहन समुद्र के सक्रिय मुहाने में बांध के निर्माण से किया जाता है। तो जो समुद्र का जो किनारा होता है उसमें बांध के निर्माण से इसको बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, उच्च ज्वार की स्थिति, निम्न ज्वार भाटा यहाँ पर स्थिति बताई हुई है, और कैसे जनरेटर और टरबाइन लगा के इसको बनाते हैं। उच्च ज्वार के समय ज्वारों की ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उच्च ज्वार के समय जो ऊर्जा होती है उसको, ठीक है, तो टरबाइन उस ऊर्जा का उपयोग बांध में स्थापित टरबाइन को घुमाने के लिए करते हैं। रूस, फ्रांस और भारत में कच्छ की खाड़ी में विशाल ज्वारीय क्षेत्र मिलते हैं। तो भारत में कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। बायोगैस, अब देखेंगे बायोगैस जैविक अपशिष्ट जैसे मृत पौधों, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई के अपशिष्ट को गैसीय ईंधन में बदला जाता है। तो जो जैविक अपशिष्ट हैं, ठीक है, जैसे कि क्या हो गया, मरे हुए जानवर, पशुओं का गोबर, इन सबको क्या है, गैसीय ईंधन में बदलते हैं, इसे बायोगैस कहते हैं। जैविक अपशिष्ट बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित होते हैं। तो एक देखिए जो बैक्टीरिया होता है, जो जैविक अपशिष्ट बचे हुए रहते हैं उनको बैक्टीरिया द्वारा बायोगैस संयंत्र में अपघटित करते हैं, जो कि अनिवार्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण है। ये एक्चुअली क्या होता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है। बायोगैस खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का सर्वोत्तम ईंधन है, और इसमें प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद का उत्पादन होता है, इससे जैव खाद भी बनती है। ऊर्जा सर्वव्यापी है, लेकिन इस ऊर्जा का विद्वहन बहुत ही कठिन और खर्चीला है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति ऊर्जा को नष्ट न करके एक भिन्नता ला सकता है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा का उत्पादन है। अभी कार्य कर रहे हो, ऊर्जा के भविष्य को सुनहरा बनाए। देखिए क्या होता है, हम तो ऐसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, लाइट चल रही है तो चल रही है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, हमें लगता है हमारे अकेले करने से कुछ नहीं होगा, लेकिन एक एक व्यक्ति करेगा तभी होगा। क्योंकि ये बता रहे हैं कि ऊर्जा देखिए कितनी उससे बनती है ना, और कितना ज़्यादा उससे पॉल्यूशन होता है। तो हमें मतलब ऐसे एनर्जी फालतू में वेस्ट नहीं करनी चाहिए। और इसके साथ ही जैसे कि आंसर राइटिंग में आपको लिखने को आया तो ये लिखना चाहिए, ये लिखना होगा आपको, ये मैं अपनी तरफ से बता रही हूँ कि जब हम नवीकरणीय ऊर्जा के लिए हमें इनोवेशंस पर ध्यान देना चाहिए, ताकि जो नवीकरणीय ऊर्जा है तो उसको मतलब सस्ते जल्दी मतलब थोड़ा इतना महंगा ना रहे, इसको हम जल्दी से बना सके, थोड़ा सस्ता हो इसको बनाना, ठीक है, ताकि इस पर लोग ज़्यादा फोकस करें। अभी नहीं कर रहे हैं, ये दिक्कत है, अभी भी सब लोग कोयला और पेट्रोलियम इस पर भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ये एक्सरसाइज आप खुद करिएगा, कुछ नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू, बाय।